covalent modification of regulatory enzyme. Okay, so we are starting with covalent modification of regulatory enzyme. So what is regulatory enzyme, and उसके बारे रेगुलेटरी एंजाइम और क्या था, उसमें कौन से टाइप के मोड ऑफ एक्शंस आते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या है, रेगुलेटरी साइट्स क्या है, वो हम लोगों ने देखा था राइट इन प्रीवियस लेक्चर. सो तो हम लोगों ने क्या देखा था, एक हम लोग इधर जाते हैं तो रेगुलेटरी एंजाइम्स में हम लोगों ने बात किया था देयर आर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन. ठीक है, ये नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो. ठीक है, एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन इज नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. सो जब भी बोलेंगे एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन तो उसको बोल सकते हैं नॉन कोवेलेंट. मतलब क्या, इधर कोवेलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व नहीं है. इधर इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इट इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन attachment of effector molecules to regulatory side. Okay, effector molecules to regulatory side. ठीक है, तो उधर आता है एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन या नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. तो इधर हो सकता है आयनिक बॉन्ड्स डोमिनेट करते हो, बट देर आर अनदर टाइप विच इज कॉल्ड एज कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ठीक है, एंड इसमें हो सकता है आपका कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में आपका हो सकता है कि इट वुड बी एडिशन ऑफ फॉस्फाइरल ग्रुप, जैसे फॉस्फेट हम लोग देखते हैं राइट, है ना, फिर एसिटाइल ग्रुप हो गया आपका. ओके, सो इधर के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है. तो जब भी फॉस्फेट ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप और मीथेन मिथाइल ग्रुप जो भी ऐड हो रहा है, इट इज़ नथिंग बट कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. ओके, सो होपफुली इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फीडबैक इनिबिशन भी देखा था एंड उसके टाइप्स भी देखे थे, तो वो कवर अप हो गया था. ओके, होपफुली सबको याद रहेगा. यस, सो आगे बढ़ते. Just a second. ओके, सो एक्चुअली ये ठीक से पूरा फुल लिस्ट अच्छे से स्कैन नहीं हुआ, बट ओके, रीडेबल. ओके, यू कैन ऑब्वियसली रिफर टू कॉर्न एंड स्टम, एंड बुक है कॉर्न एंड स्टम आउटलाइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री 5th एडिशन, और यू कैन रेफर लेनेंजर. ठीक है, आप लेनेंजर रेफर कर सकते हो इजीली. सो इसमें कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या बोला है कि तो जो हम लोग इफेक्टर मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जो पॉजिटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंड्यूस कर रहे हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज. ठीक है, ओके, प्रोटीन में वो क्या हो रहा है आपके, बेसिकली वो कैटालिटिक साइट की फंक्शनिंग को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, या मॉडिफाई कर रहे हैं. सो जो एडिशनल जो हम लोग ने एलोस्टेरिक देखा था उसमें उसके अलावा देयर इज केमिकल मॉडिफिकेशन और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन. इसमें एक्चुअली एडिशन हो रहा है, ठीक है, या डिलीशन हो रहा है. ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं टू द रेगुलेटेड एंजाइम. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रुप जो ऐड हो रहे हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे इधर देखा रहा है फॉस्फोराइल, एडिनाइल और अदर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इधर इंसर्ट हो सकता है आपका ग्रुप या रिमूव हो सकता है. ठीक है, दैट्स वाई कोवेलेंट मॉडिफिकेशन बोला, कोवेलेंट एडिशन नहीं बोला. तो मॉडिफिकेशन मतलब वो ऐड हो सकता है, रिमूव हो सकता है, दोनों भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी ग्रुप में एज इन जो अभी आपको पता है कि जब भी जैसे एंजाइम रहता है, ठीक है, तो उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है राइट. ठीक है, और वो कैसे फोल्ड होता है, इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब प्लेसमेंट ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, और कौन से अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल चार्ज है. ठीक है, उससे क्या होता है, ये जो प्रोटीन है वो एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है. ठीक है, बट इफ लाइक देयर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो गया. ठीक है, और आपका एसिटाइल ग्रुप हो गया. ठीक है, एसिटाइल या मिथाइल ग्रुप हो गया. ओके, तो ये क्या करते हैं, दीज ग्रुप
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस कर रहे हैं इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे जो फाइनल जो स्ट्रक्चर रहता है उसके कंफर्मेशन में चेंज आता है, ठीक है। तो देयरफॉर इट मॉडिफाइज एक्टिव साइट बेसिकली, एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो ग्रुप्स जो ऐड हो रहे हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन में, जो ग्रुप ऐड हो रहे हैं जैसे फॉस्फेट हो गया, एसिटाइल हो गया या मिथाइल हो गया, ठीक है, और भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंजेस ला रहे हैं जिसका इफेक्ट आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक है, ओके। एंड ज़्यादातर ये फिर ये एक्टिव साइट को मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक्टिव साइट जो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस एक्टिव साइट, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू या लेस एक्टिव साइट या इन एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये जो एक्टिव साइट में कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हो, तो कैटालिटिक साइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हायर एक्टिव साइट या लो एक्टिव साइट, ठीक है, या बंद भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, पार्शियली इनएक्टिवेट किया जा सकता है यूजिंग कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, ओके। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। यस, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग इधर आ जाते हैं। अच्छा, इधर तुम लोग बोलोगे कि इतने अच्छे स्ट्रक्चर्स तुमको एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक्चुअली नहीं बोला, ठीक है। सो दी स्ट्रक्चर्स आर फॉर ओनली योर रेफरेंसेस, ओके। इधर कुछ स्ट्रक्चर गए हैं, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेरीन, होपफुली दिख रहा है तुम लोग को स्ट्रक्चर, राइट, दिख रहा है। थ्रियोनिन या टायरोसिन हो गया, ठीक है, ऑन एंजाइम प्रोटीन। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो इसको फॉस्फेट ग्रुप को मैं क्या बोल सकता हूँ, H3PO, H3PO3 2-, ठीक है। समझा कि ऊपर से क्या, एक मिनट, हाँ। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ATP है, ठीक है, और उसमें से ADP हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, P, और इसको गोल कर देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, ये H3PO3 2-, क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखते हैं आगे, ठीक है, ओके। अगर आप इधर देख रहे हो, इधर ये वाले साइड में, इधर देखो, ये इसको H को रिप्लेस करके फॉस्फेट ऐड हुआ है, ठीक है। तो इधर देखो फॉस्फेट में देखो कितने बॉन्ड्स है, कितने बॉन्ड्स है, एक डबल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, और एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। एक्चुअली इधर 5 बॉन्ड्स हो गए फॉस्फेट के, ओके। अभी अगर तुम देख पा रहे हो तो O में इधर तो नो चार्ज दिखा रहा है, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2- बोला जाता है, ठीक है। होपफुली समझा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो अमाइनो एसिड को मॉडिफाई हो रहा है, ओके। अमाइनो एसिड में फॉस्फेट ग्रुप पूरे एसिड, पूरे प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप नहीं लग रहा है, खाली एक पर्टिकुलर सिंगल अमाइनो एसिड में फॉस्फेट ग्रुप लगने से क्या हो जाएगा, पूरे एंजाइम की एक्टिविटी में इफेक्ट दिखता है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो हम लोग आगे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या बोले, न्यूक्लियोटाइडेशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है, न्यूक्लियोटाइडेशन ऑफ स्पेसिफिक टायरोसिन रेसिड्यू। बेसिकली इधर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ठीक है, या डिलीट भी हो सकता है, डिपेंड करता है,
ओके, सो फॉर एग्जांपल टायरोसिन मॉलिक्यूल है इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, एटीपी ऐड हो रहा है, नहीं, एएमपी ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें पायरोफॉस्फेट निकल गया तो बचा गया एएमपी, तो एएमपी किधर ऐड हो गया, इधर हो गया, ठीक है। तो एएमपी आप बोलोगे कि एएमपी तो एटीपी है, क्या है, बट इट इज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एटीपी इज ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड, जीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया, टीटीपी हो गया, यूटीपी हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड बनाने के काम भी आते हैं, सॉरी, डीएनए एंड आरएनए बनाने के काम भी आते हैं, एंड आपका नॉर्मल जैसे ये एनर्जी का, इट कैन बी यूज एज एनर्जी करेंसी ऑल्सो, ठीक है, और इसके वजह से मॉडिफिकेशन भी हो सकता है आपके अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, ये इसका एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है कोवलेंट मॉडिफिकेशन का, और वो हम लोग देखेंगे इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन होपफुली सबको पता है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, अमोनिया अमोनिया फिक्सेशन। ओके, सो होपफुली सबको पता है अमोनिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो अलग हो गया, बट अमोनिया फिक्सेशन सबको होपफुली पता रहेगा, अमोनिया NH4, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये इधर आ जाता है ग्लूटामाइन सिंथेटिक्स, जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ह्यूमंस में हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो गया, प्लांट्स में हो गया, ठीक है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फॉर वायरसेस हैज दिस ग्लूटामाइन सिंथेटिस इनसे, ठीक है। क्यों है, उसका रीज़न क्या है, ग्लूटामाइन सिंथेटिस सबके पास है, उसका उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ स्पेसिफिक आर्जिनिन रेसिड्यू। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, एडीपी, उसमें एडीपी के साथ राइबोस भी ऐड हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर तुम देख पा रहे हो इधर, तो इसमें क्या हो गया, ये अमाइनो एसिड के साथ एडीपी एंड राइबोस दोनों भी ऐड हो गए, ठीक है। इसका एग्जांपल है एरिथ्रोसाइट एडेनाइलेट साइक्लिस, और उधर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे। फिर अदर कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं, जैसे मिथाइलेशन, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है इधर बेसिकली। तो ये अगर तुम देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है इधर कट गया है, बट इधर जो COOH की जगह अभी आ गया CONH3, ठीक है, होपफुली सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन। अभी एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे बात करूँ, एज इन MSc लेवल पे बात करूँ, तो मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन ये आपका होपफुली आपने अगर सुना रहेगा हिस्टोन्स के बारे में, हिस्टोन्स के बारे में सुना, यस, सबने सुना है। तो हिस्टोन्स क्या होता है, ये डीएनए को बाइंड करता है, राइट, यूकैरियोट्स में डीएनए को बाइंड करता है, ये प्रोटीन रहता है, ओके। तो ये जब ये एट मिलके एक हिस्टोन, कंप्लीट हिस्टोन बनाते हैं, ओके, और ये ऐसे सर्कुलर टाइप फॉर्म में रहता है, इसके आजू बाजू में ये ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है, डीएनए। तो ये क्या होता है, डीएनए को बाइंड करता है, बेसिकली जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, डीएनए को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज क्योंकि बिकॉज ऑफ फॉस्फेट बैकबोन, और जो ये है हिस्टोन उसका पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो डीएनए ऐसे ऐसे कर करके क्या हो जाता है, आपका कंप्रेस हो जाता है। अभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो हिस्टोन्स है आजू बाजू में आ जाते हैं, ठीक है, एंड और ये डीएनए और कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका जो इधर फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर हिस्टोन्स आजू बाजू में है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाली इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हिस्टोन्स है अभी, हाँ, और इधर पूरा डीएनए वाइंडेड है, ठीक है। जब हिस्टोन ऐसे आजू बाजू में आ गए, क्या होता है कि आपका इधर जो डीएनए वो कंप्रेस हो जाता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, या डीएनए एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसे साइट्स को बोला जाता है हेट्रो, एक मिनट,
सॉरी, हेट्रोन्यूक्लियाई आई थिंक, याद है, थोड़ा सा मैं तो भूल गया। सो इसमें क्या हुआ, हेट्रोन्यूक्लियाई, यूक्रोमैटिन, हाँ हेट्रोक्रोमैटिन, सॉरी हेट्रोक्रोमैटिन। ओके, हेट्रोक्रोमैटिन, ये क्या है, बेसिकली इनएक्टिव साइट है। क्यों इनएक्टिव साइट है? क्योंकि इधर आपके हिस्टोन्स आजू बाजू में आ चुके हैं, ठीक है, तो ये इनएक्टिव साइट रहते हैं, मतलब इधर से डीएनए एक्सप्रेशन होना मुश्किल है। अगर आप देखोगे यूक्रोमैटिन को, तो ये क्या, हिस्टोन्स इतने दूर दूर है। ओके, हिस्टोन्स इतने दूर दूर है। ओके, तभी ये अच्छे से डीएनए एक्सप्रेस कर पाता। ओके, तो इधर ये जो फंडा आ जाता है, इसको एक्चुअली इसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इसको हम लोग एपिजेनेटिक्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, एपिजेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स के ऊपर एपिजेनेटिक्स। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अपना हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसर्च के थ्रू देखा गया है कि जब मिथाइलेशन होता है, ओके, ये जो इतने सारे हिस्टोन्स हैं उनका अगर मिथाइलेशन इवेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है, आजू बाजू में आ जाते हैं, दे रिप्रेस और ये एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। ओके, मिथाइलेशन इवेंट होता है, ठीक है, तो 90 ज़्यादातर जो मिथाइलेशन इवेंट रहता है वो उसके वजह से क्या होता है, आपका हिस्टोन्स क्लोज हो जाता है एंड डीएनए एक्सप्रेस होना बंद हो जाता है। ओके, और अगर इसमें एसिटाइलेशन इवेंट होता है, ठीक है, एसिटाइलेशन इवेंट होता है हिस्टोन्स में। ओके, सो एक पर्टिकुलर रीजन में H3H4 हो सकता है। ओके, होपफुली आपको पता है हिस्टोन H3H4, ओके, उसके ऊपर। तो अगर एसिटाइलेशन इवेंट हुआ तो फिर क्या होता है, ये हिस्टोन्स आज अलग अलग हो जाते हैं। ओके, सो ये काफ़ी डीप में ये हम लोग मास्टर्स में कवर अप करते हैं। बस खाली इतना बताना था कि मिथाइलेशन इवेंट की वजह से ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हिस्टोन्स आजू बाजू में आ जाते हैं। ओके, हिस्टोन हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है। वैसे अगर एसिटाइल, अगर उसको अगर मिथाइल ग्रुप को निकाल के अगर एसिटाइल ग्रुप डाल दें, तब जाके हिस्टोन्स कैन बी सेग्रीगेटेड, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली इतना समझा रहेगा, ये थोड़ा हाई लेवल था, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ समझा कि ऊपर से क्या? रिपीट बोल सकते हो अगर कुछ पूछना है तो, या कुछ पूछना तो पूछ। ये शांति क्यों, सो गए सब लोग? हम्म, समझ में आया कि ऊपर से क्या, ये पता था। अगर ऊपर से गया तो चलेगा, अभी इतना हम लोग फोकस नहीं कर रहे उस पर। यस, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बता सकते हो। नहीं समझ में भी आया रहेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। खाली इतना याद रखो कि मिथाइलेशन इवेंट है जिसकी वजह से डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता, एंड एसिटाइलेशन इवेंट है जिसमें डीएनए एक्सप्रेस होना चालू होता है। ठीक है, तो अभी तुमको उतना याद करना है, खाली उतना ही, ज़्यादा नहीं हम लोग डिटेल में जा रहे। ओके, अच्छा, इधर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये आ जाता है एसिटाइलेशन का, और इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं और इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए हम लोग शायद वाइट बोर्ड में भी आ जाए, बट हम लोग थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है एसिटाइलेशन इवेंट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एसिटाइलेशन ऑफ टर्मिनल सेरीन रेसिड्यू। अभी अ, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे बोलते हैं ना, सेरीन हो गया या टायरोसिन, ओके, तो जैसे टायरोसिन हो गया, तो टायरोसिन में जैसे एग्जांपल है टायरोसिन 297, ठीक है,
सेरिन 53 एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। okay? ये नंबर क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, टायरोसिन 297 सेरिन 53। ठीक है, तो एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ। तो अमाइनो एसिड जब भी प्रोटीन जनरेट होता है तो ये क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या रहता है, मिथियोनिन रहता है, राइट राइट। तो मिथियोनिन, तो उसको मिथियोनिन को मैं अगर लेबल करूँ, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है, फिर जो भी नेक्स्ट आएगा जैसे टायरोसिन, वो सेकेंड अमाइनो एसिड आएगा, राइट। फिर सेरिन 53 मतलब क्या, 53rd में सेरिन बैठा हुआ। ठीक है, टायरोसिन 297 क्या हो गया, 297 पोजीशन में टायरोसिन बैठा हुआ। ठीक है, ओके, समझा। तो जैसे मिथ्योनिन 1 हो गया, टायरोसिन 2 हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी अमाइनो एसिड आएगा उसको नंबर देते जाएंगे, मतलब उसका पोजीशन डिटरमाइन हो रहा है। समझा, समझ रहे, पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, 53 मतलब 53rd पोजीशन में सेरिन है, टायरोसिन 297 मतलब 297 पोजीशन में टायरोसिन। समझे, जैसे मिथ्योनिन हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल मिथ्योनिन, वो फर्स्ट पोजीशन में। यस, समझा कि ऊपर से ये वाला, ये वाला पार्ट समझा कि ऊपर से ठीक है, ठीक। अभी इसमें क्या बोला गया, जो सेरीन है, इट जो सेरीन मॉलिक्यूल है, 53rd सेरीन मॉलिक्यूल है, इट इज प्रेजेंट इन साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। ठीक है, ओके, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, और उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, इधर देखते हैं। ओके, एसिटाइलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर क्या बोला, एसिटाइलेशन ऑफ NH2 टर्मिनल सेरीन रेसिड्यू ऑफ साइक्लोऑक्सीजन है। तो हम लोगों ने क्या बात किया था, जो 53rd पोजीशन में जो सेरीन है, ठीक है, उसके अभी ऑब्वियसली अमाइनो एसिड है, तो एक N टर्मिनल रहता है और एक C टर्मिनल रहता है। सबको पता है NH2 टर्मिनल रहता है, COH टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो उसको N टर्मिनल बोला जाता है, दूसरे को C टर्मिनल बोला। तो इधर क्या बोला, N टर्मिनल में एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, ओके, एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ। ठीक है, अभी एसिटाइल ग्रुप ऐड होने से क्या होगा, क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से क्या होगा, साइक्लोजिनस एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ओके, तुम बोलोगे कि उससे क्या होता है, बहुत मेन चीज क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो एसिटाइलेशन ऑफ NH2 टर्मिनल सेरीन रेसिड्यू साइक्लोऑक्सीजनेस। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इरिवर्सिबल इनएक्टिवेशन है। अगर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है, अभी ये एंजाइम है, हम लोग हिस्टोन्स के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर सेरीन रेसिड्यू ऑफ एंजाइम में NH2 पोजीशन में अगर एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ, तो ये क्या काउज करेगा, इरिवर्सिबल मतलब नॉन रिवर्सिबल, मतलब वापस रिवर्स नहीं होने वाला। ठीक है, इनएक्टिवेशन मतलब क्या हो रहा है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नॉर्मल अगर साइक्लोऑक्सीजनेस की एक्टिविटी देखोगे तो आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो साइक्लोजिनेस, साइक्लो ऑक्सीजनेस जो है, नाम से पता चल रहा है, साइक्लो ऑक्सीजनेस मतलब ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको आर्किडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन में। ओके, तो आप बोलोगे कि ये तो फैटी एसिड कुछ टाइप लग रहा है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन भी वो कुछ भी फैटी एसिड लग रहा है, बट ये मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है। ठीक है, बट ये याद रखो, ध्यान से याद रखो, देखो इधर एक इधर एडिशन हो रहा है, एक इधर एडिशन हो रहा है। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो आपके जब भी टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, टिश्यू डैमेज हो गया या आपका इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है,
उधर सबसे ज़्यादा पहले यही आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर दैट मॉलिक्यूल विच इनिशिएट क्लॉटिंग। ध्यान से सुनो, प्रोस्टाग्लैंडिन वो मॉलिक्यूल है जो कि क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि आपकी जैसे आपने आपका पेपर कट आता है, ठीक है, पेपर कट या आपका चोट लग गई, तो उधर क्या हो जाता है, दैट रीजन इज एक्सपोज्ड टू एयर, राइट, और एयर में ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या करता है, आर्किडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन में। और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही पता चल मतलब उधर एयर से कांटेक्ट में आता है तो फटाफट प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेट होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन फिर क्या करता है, क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो होपफुली समझ रहे हैं, क्लॉटिंग को इनिशिएट करने के लिए इसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आर्किडोनिक एसिड की जो कि एक लिपिड है उसकी ज़रूरत है, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम उसकी ज़रूरत है। ओके, अभी हम लोगों ने क्या बोला, एसिटाइलेशन होता है NH2 रेसिड्यू में, तब साइक्लो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाती है, मतलब ये बंद हो जाता है। तो हम लोग को क्यों करना है, इसको बंद क्यों करना है? अभी आते हैं हम लोग कोविड के सिचुएशन में। तो कोविड के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपका जो लंग्स में ज़बरदस्त इन्फ्लामेशन हो रहा है, जब ये आपका वायरस टेक ओवर कर देता है लंग्स में, तो ज़बरदस्त क्या करता है, टेक ओवर कर देता है एंड एक्सेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्त इन्फ्लामेशन होने की वजह से इधर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिक्रूट हो गया तो क्लॉटिंग होना चालू होता है, एंड दैट टू इन लंग्स। ठीक है, लंग्स में क्लॉटिंग हो गया तो फिर आपका प्रॉब्लम आएगा। ओके, ओके, लंग्स में क्लॉटिंग आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है एंड इट मे रिजल्ट इन टू डेथ। ठीक है, ओके, सो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस की एक्टिविटी क्यों पढ़ रहे हैं? अभी आते हैं हम लोग एस्प्रिन। एस्प्रिन अगर आपने सुना रहेगा, इट इज़ अ, आप सर दुखता है तो एस्प्रिन खाते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेन किलर। ठीक है, इसका एक और काम है, एस्प्रिन या डेस्प्रिन, इसका एक और काम है, ये आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ओके, दूसरा जो काम मेन काम है, क्या करता है वो, एस्प्रिन बेसिकली एसिटाइलेट करता है साइक्लो ऑक्सीजनेस को। ध्यान से सुनो, ठीक है, एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन को रोक देता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, जो साइक्लो ऑक्सीजनेस जो है उसके उसमें सेरिन रेसिड्यू में एसिटाइलेट करता है, जिसकी वजह से साइक्लो ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी बंद हो जाती है, और अगर ये बंद हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं तो आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो एस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, सेम फॉर्मूला, एसिटाइल सैलिसाइलेट है। ओके, ये एसिटाइलेट कर देता है अमाइनो ग्रुप ऑफ NH2 रेसिड्यू सेरिन को, जिसकी वजह से जो एन एसिटाइल सेरिन डेरिवेटिव जनरेट होता है जो कि इनएक्टिव रहता है। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेस रिमेन्स इनएक्टिव, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड रहता है। ठीक है, ओके, तो ये जब भी जैसे फॉर एग्जांपल हाइपर क्लॉटिंग हो रहा है ब्लड में, तो यू कैन गिव एस्प्रिन। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आप इफ़ यू आर इन्फेक्टेड विद क्या बोलते हैं आपका कोविड, तो एवरी ईच एंड एवरी डे आप डिस्प्रिन एस्प्रिन खा सकते हो, तो वो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होने रहेगा। ठीक है, और आप सीवियरिटी से बच जाओगे। ओके, फ्री एडवाइस दे रहा हूँ सबको। ठीक है, ठीक है, ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो जैसे जनरेट होता है फॉर एग्जांपल इधर, इफ इट इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड साइक्लोजिनोज जो एंजाइम है वो एक्टिव है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेट होता है, उसका हाफ लाइफ कितना है, 30 सेकेंड्स है। ठीक है, बहुत अनस्टेबल है, 30 सेकेंड्स है। ओके, और ये क्या होता है फर्दर, इस क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है इनटू थ्रोम्बाक्सन, थ्रोम्बोजेन, थ्रोम्बोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोजेन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि एग्रीगेशन कॉज करता है ब्लड प्लेटलेट्स में। ठीक है, ब्लड क्लॉट इससे ही जनरेट होता है। ओके, अभी एस्पिरिन कभी देना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी फॉर एग्जांपल आप
इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी सर्जरी, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 2 हफ्ते तक आपको एस्पिरिन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका सर्जरी रुक जाएगा। सर्जरी में आपको एस्पिरिन लेने की क्यों ज़रूरत है? उधर ब्लड क्लॉट्स नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ओके, सॉरी, ब्लड क्लॉट्स होने देना है, ठीक है? नहीं तो क्योंकि आपका ब्लड थिन रहेगा और पूरा ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है? तो उधर आपको ब्लड क्लॉटिंग इज़ नेसेसरी ऐसे केसेस में, ठीक है? सर्जरी हो रही है, आपने एक उसको ऑर्गन को कट किया, सड़ा हुआ ऑर्गन निकाल के दूसरे से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो फिर आपको उधर अगर एस्पिरिन लोगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और आपका पूरा खून बह जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे केसेस में एस्पिरिन नहीं लेने को बोलते हैं, दैट टू फॉर 2 वीक्स ऑल टू, ठीक है, एट वन गो। ओके, सो फिर से बता देता हूँ, हमारे ब्लड में आर्किडोनिक एसिड रहता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे चोट लग गया तो इट इज एक्सपोज टू एयर, तो साइक्लोजिनेज एक्टिविटी जो इंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोजेन, ठीक है, एंड वो जो कि एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, हाफ लाइफ 30 सेकेंड्स है, तो ये पूरा फटाफट ब्लड क्लॉटिंग चालू कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इधर इसको ये लेवल पे रोक रहे हैं, जो आर्किडोनिक एसिड है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट नहीं करने दे रहे, साइक्लोऑक्सीजिनेज जो है, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करने दे रहे प्रोस्टाग्लैंडिन में, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी ही बंद कर रहे, तो इसके वजह से ये भी बंद हो जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं होने वाला, ठीक है। हम लोग साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी बंद कर रहे, तो इसकी ये आर्किडोनिक एसिड विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, होपफुली इट वाज सिंपल। अगर रिपीट करना है तो बता दो, समझा कि ऊपर से क्या? किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका साइक्लो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी बंद हो रही है। कैसे? खाली उसके सेरीन में एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, जो कि बंद कर देता है साइक्लो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी। उसकी वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता है। तो ये याद रखना, आपको जब भी अगर इफ़ यू आर एक्सपोज टू कोविड वायरस, और अगर कोविड के कोई पेशेंट्स है आपके घर पे, तो एक एक दिन एक एक ये आप दे सकते हो, ठीक है। एस्पिरिन दे सकते हो, एस्पिरिन डिस्प्रिन हो गया, ठीक है। आपके फिर फैमिली में जो है लोग हैं जो उनको सीवियर केसेस में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो होपफुली समझा सबको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, मोनोसाइक्लिक कैस्केड। एक मिनट। ओके, तो ये एक टाइप का रिवर्सल कोवलेंट मॉडिफिकेशन का ही अब हम लोग बात कर रहे हैं। उसके भी टाइप्स हैं, मोनोसाइक्लिक है, फिर देर देर इज ऑल्सो, इसके एग्जांपल भी है, मल्टीपल कैस्केड सिस्टम भी है। मल्टीपल कैस्केड सिस्टम में ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग में मल्टीपल कैस्केड्स दिखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके। एंड तो इतना, आई थिंक इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इधर इधर मोनोसाइक्लिक कैस्केड, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। ओके, सो ये इससे अच्छा, ये इधर इतना बड़ा देखने से अच्छा क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली वाइट बोर्ड में आ जाते हैं।
ओके, सो होपफुली व्हाइट बोर्ड इज विजिबल, यस। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का एंजाइम है, ठीक है। और इसको आपको कन्वर्ट करने इनटू एक्टिव एंजाइम, तो ठीक है। तो एक होता है एक्टिव, होता है एक इनएक्टिव एंजाइम भी होता है, ओके। उसको कैसे रेफर कर सकते हैं? अगर ये इनएक्टिव एंजाइम है, मतलब लेस एक्टिव एंजाइम है, तो इसको हम लोग बी से रेफर करते हैं, ओके, स्मॉल बी सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। और अगर आपको एक्टिव एंजाइम है, मतलब एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव एंजाइम इज डिनोटेड बाय ए इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट समझा ना? जैसे आपने अगर एक्स, एक मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज टू n बोलते हैं, राइट? दिस इज ए सुपरस्क्रिप्ट। वैसे ए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सबस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। तो इधर हम लोग रेफर कर रहे एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम को एज अ, अगर ये इनएक्टिव एंजाइम है तो ई बी से रेफर कर रहे हैं, ठीक है, इनएक्टिव। और अगर एक्टिव एंजाइम है तो ए से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको बदलोगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप अपने नाम से डाल दो, ऐसा नहीं होगा। ए एंड बी, ठीक है। ए मतलब एक्टिव, बी इज इनएक्टिव, ठीक है, सिंपल। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है, एसिटिल ग्रुप ऐड हो सकता है, जो भी है, ये बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो ये एंजाइम ये रिवर्सेबल है, ठीक है। मतलब एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, रिवर्स में। और इनएक्टिव को वापस एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट।
Yeah, guys, I'm back. Uh, yeah, so there was another call uh, uh, from our student. So she lost her uncle, close चाचा, to COVID-19. So उसका ही कॉल था. ओम शांति. Okay, so back to the topic. बैक टू द टॉपिक. वापस आ जाते हैं. मोनोसाइक्लिक कैस्केट्स. ओके, किधर था मैं अभी? ओके, ठीक है. तो वी टॉक्ड अबाउट एंजाइम being converted from less active या inactive form to more active. ठीक है, एक्टिव फॉर्म. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा. दिस इज अ रिवर्सेबल नेचर. ठीक है, ये रिवर्स कर रहा है. मतलब एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब रिवर्सेबल है. ठीक है, इनएक्टिव एक्टिव ये इसमें रिवर्स कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है उनको अभी मैं खाली जनरलाइज कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है. जनरलाइज कर रहा हूँ इसमें. जैसे फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं कन्वर्टर एंजाइम. ठीक है, कन्वर्टर एंजाइम. ओके, जो एंजाइम इसको रिस्पॉन्सिबल है इसको इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कन्वर्टर एंजाइम. ठीक है, वैसे भी रिवर्सेबल अगर करना है तो उसके लिए भी कन्वर्टर एंजाइम. कन्वर्टर एंजाइम जो कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव को इनएक्टिव में या इनएक्टिव को एक्टिव में, दोनों को कन्वर्टर एंजाइम ही बोलेंगे. समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है कि वापस समझाओ स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. ठीक है, एग्जांपल के साथ समझा तो जल्दी समझेगा तुम. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है. ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल काइनेस क्या करेगा? काइनेस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा. करेक्ट, तो ये इधर एटीपी का रिक्वायरमेंट है. राइट, एटीपी अंदर जाएगा और इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो ये लेस एक्टिव था जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं था, और ये क्या हो गया? कन्वर्ट, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है, ओके, समझाइए. और अगर इसको इसमें से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप वापस निकाल दूं तो ये वापस इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसमें जैसे इधर काइनेस था जो एक्टिव जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा था. अभी अगर मैं बोलूँ फॉस्फेटेज ग्रुप ऐड, फॉस्फेटेज एंजाइम रहेगा जो कि फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दें. फॉस्फेटेज. ठीक है, तो फॉस्फेटेज क्या करेगा? ये फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देगा. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देगा. सो ये क्या हो जाएगा? तो ये एंजाइम्स को क्या बोलेंगे? फॉस्फेटेज एंड काइनेस. इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्टर एंजाइम. दोनों को बोलेंगे कन्वर्टर एंजाइम. ठीक है, ये दोनों को बोलेंगे कन्वर्टर एंजाइम. क्यों? क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट. तो ये दोनों अलग अलग कन्वर्टर एंजाइम है. तो काइनेज इज अनदर वन टाइप ऑफ कन्वर्टर एंजाइम, फॉस्फेटेज इज अनदर काइंड ऑफ कन्वर्टर एंजाइम. ठीक है, समझाइए. समझा कि ऊपर से गया? यस, बाकी लोग खाली एक ही आंसर कर रहा है. ठीक है, काइनेज इज कन्वर्टर एंजाइम, फॉस्फेटेज इज आल्सो कन्वर्टर एंजाइम. किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? दूसरे एंजाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये इनएक्टिव को एक्टिव में, एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. समझा? इजी. एग्जाम्पल के साथ इजी हो गया. ओके, सो अभी ये एंजाइम को फिर हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलेंगे? क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म तक, फिर वापस इंटर कन्वर्ट. राइट, है कि नहीं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वापस रिवर्स में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्टेबल एंजाइम. इंटर कन्वर्टेबल एंजाइम. ओके,
ओके, इधर देख, इन इंटर कन्वर्टेबल एंजाइम इधर दे रखा है, ठीक है। तो जो एंजाइम मॉडिफाई हो रहा है और डीमॉडिफाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्टेबल एंजाइम, समझे? एंड इसको ये जो आपका कन्वर्टेबल एंजाइम है, दोनों टाइप के, काइनेज एंड फॉस्फेटेज एग्जांपल दिया हुआ है। ये दो क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं या डीमॉडिफाई कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, डीमॉडिफाई कर रहे हैं, समझा ये? ठीक है, ओके। इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है बताने लिए, होपफुली सबको समझा रहेगा। किसने रिपीट पूछा है? ओके, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और है, ओके। सो इसमें हो सकता है, ओके, ई बी इज ओरिजिनल एंजाइम, मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एंजाइम इज इनएक्टिव। तो कैसे डिनोट करूंगा उसको? मैं ओ से डिनोट करूंगा, ओ मतलब ओरिजिनल, ठीक है। और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, काइनेज की वजह से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, राइट? तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्टिव एंजाइम में, ठीक है। और इसको ओरिजिनल बोलूंगा? नहीं, ये क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। तो इसको एम से डिनोट करूंगा, समझा कि ऊपर से गया? यस, ठीक है। तो ओरिजिनल एंजाइम इज विदाउट एनी एडिशनल ग्रुप्स, ठीक है। हो सकता है वो इनएक्टिव भी हो, ठीक है। और ये एम मतलब मॉडिफाई हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ओके। रिवर्स भी ऑल्सो बोल सकते हैं, अगर ओरिजिनल इज एक्टिव फॉर्म, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई ग्रुप ऐड करके, जैसे हम लोग ने एसिटाइल ग्रुप देखा था, राइट? सेरिन में एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया, राइट? तो क्या हो गया? इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, समझाइए? यस। तो दोनों के लिए इजी है, मतलब दोनों में चल सकता है। ओरिजिनल क्या है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जांपल जो इधर दे रखा है, हम्म, 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 ये देखो, ओरिजिनल एंजाइम ए, ठीक है, और मॉडिफाइड एंजाइम, ठीक है, बी फॉर्म में। ओरिजिनल एक्टिव साइट एक्टिव है और मॉडिफाइड इनएक्टिव है, ठीक है, बी, है ना? वही दिया है ना? ओके, लीस्ट एक्टिव बाई बी, ओके। ओरिजिनल एक्टिव है, मॉडिफाइड इनएक्टिव है। अब एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एटीपी ऐड हुआ, ठीक है, इसमें देखो प्लस पी दे रखा है, ओके। और अगर इसमें से मैं फॉस्फेट ग्रुप निकाल भी देता हूँ तो ये वापस एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इधर जो है, इधर आपका जो ये है एंजाइम, इधर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है या फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर रहा है, वो क्या? कन्वर्ट कन्वर्टर एंजाइम, ठीक है। और ये दोनों इंटर, ये मॉडिफाइड एंड ओरिजिनल, ये इंटर कन्वर्टेबल एंजाइम, ठीक है, एकदम इजी, ठीक है। अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक कैस्केड इसमें आ रहा है। A high capacity for signal amplification because small activation of converter enzyme can result in large changes, ठीक है। तो खाली मतलब ये सिग्नल एम्पलीफिकेशन का काम कर सकता है, मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा सिग्नल है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया या फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया और ये जबरदस्त एम्पलीफाई कर सकता है सिग्नल को, ठीक है। सिग्नल को, जो भी सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर सकता है। अभी आपको आपने इसके बारे में सुना रहेगा, कौन सा है, कोरम सेंसिंग, उसमें भी सिग्नल ही रहता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है बाहर के एक्सटर्नल सिग्नल, फिर उससे इफेक्ट होता है इंटरनल सिग्नल्स, राइट?
तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम आता है। ठीक है, ओके। तो खाली थोड़ा सा एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, जैसे ओरिजिनल से मॉडिफाइड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सिग्नल एम्पलीफिकेशन मतलब पॉजिटिव सिग्नल भी हो सकता है, नेगेटिव सिग्नल भी हो सकता है। ठीक है, दिस सिस्टम मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स। एम्पलीट्यूड मतलब कितना हाई कॉन्सेंट्रेशन में सिग्नल जा रहा है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव है नेगेटिव सिग्नल हो गया, और कितना एम्पलीट्यूड, कितना क्वांटिटी में वो सिग्नल जा रहा है, वो भी डिपेंड करता है कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कितने सैचुरेशन लेवल पे। ओके, तो ज़्यादा इफेक्टर पॉजिटिव इफेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। अभी इफेक्टर मॉलिक्यूल्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मॉडिफिकेशन सिस्टम और सॉरी कोवेलेंट मॉडिफिकेशन एंड एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन का एक एंजाइम में दोनों भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इधर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स का भी अच्छा खासा रोल है। ठीक है, इसके वजह से क्या हो सकता है, आपके जो सिस्टम है वो हायर लेवल पे काम कर सकता है, लोअर लेवल पे भी काम कर सकता है। और तीसरा जो है सेंसिटिविटी, ठीक है, ऑफ मॉडिफिकेशन। तो ये डिपेंड करता है इफेक्टर मॉलिक्यूल से। ये अगर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स इफ दूसरे टाइप के इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वो एंजाइम सेंसिटिव नहीं हो सकता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो, डिपेंड करता है। समझ रहे हैं कि ऊपर से क्या। तो ये खाली तुम लोग याद रख सकते हो, एक तो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, जो भी आपका मॉडिफाइड या नॉन अनमॉडिफाइड फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म से एक सिग्नल जा रहा है। ठीक है, और वो काफ़ी हाई जा सकता है। ओके, दूसरा क्या बोला कि एम्पलीट्यूड कितना, कॉन्सेंट्रेशन में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स है, मतलब अगर चेंजेस आया ओरिजिनल से मॉडिफाइड में कन्वर्ट हुआ, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन के मतलब कितना सैचुरेटिंग कॉन्सेंट्रेशन में किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टर का कॉन्सेंट्रेशन, कितना हाई कॉन्सेंट्रेशन में सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है, सेंसिटिविटी। अगर हो सकता है कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसकी वजह से इंटर कन्वर्टेबिलिटी एंजाइम का इफेक्ट होता है। ओके, कुछ पूछा क्या। ओके, कल नूर ने हाँ बोला, बाकी लोग। ओके, नेक्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और इसका इसका भी इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एक मिनट। एक पानी पीने दो। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग को पता है, किधर है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, किधर यूटिलाइज हो रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, क्या रिएक्शन कैरी आउट करता है, याद नहीं आ रहा, आ रहा है, याद आ रहा। ओके, एक काम करो, ये देख लो, रिएक्शन दे। ठीक है, अच्छा खासा है इसमें। ओके, एक मिनट। ओके, तुम लोग का लेक्चर कैंसिल हो गया 10 o'clock का। ठीक है, हम्म,
अभी ये ध्यान देते हैं इधर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स? तो आपको होपफुली अगर याद है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या कर रहा है, ये टीसीए साइकिल और ग्लाइकोलिसिस साइकिल का इंटरमीडिएट है, ठीक है, बीच में आता है। और पायरुवेट क्या करता है, एसिटाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आएंगे। और इसमें एटीपी जनरेट होता है, यस जनरेट होता है कि नहीं होता, एटीपी यूटिलाइज होता है, एसिटाइल क्या बोला, एसिटाइल को ही जनरेट होता है ना, तो एटीपी जनरेट होता है, ओके। एंड एन NADH प्लस NADH जनरेट होता है, ठीक है, ये याद रखो। तो NADH जनरेट हो रहा है, ATP जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। तो NAD प्लस एंड ADP आर ऑल्सो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये याद रखो। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल CoA में, ठीक है, और ओके, सो ये क्या है इधर, NAD प्लस एंड ADP इज इफेक्टर मॉलिक्यूल, ATP एंड NADH इज अनदर टाइप ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। होपफुली अभी सबको याद आ गया रहेगा क्या रिएक्शन है। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हम लोग ने इन प्रीवियस सेमेस्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि इट इट इज मेड अप ऑफ 3 एंजाइम्स एंड 5 कोफैक्टर्स, ठीक है, तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो, ओके, ठीक है। इट इज वेल नोन दैट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज इनहिबिटेड बाय स्टारवेशन, okay, and diabetes, and that oxidation of fatty acid lowers the glucose oxidation relates to these observation। तो इसमें क्या बोला गया, जब स्टार्वेशन कंडीशन होता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्वेशन कंडीशन में एंड डायबिटीज में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट नहीं होता। एंड इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड by glucose lowers the glucose oxidation in liver, ठीक है। तो ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑफ lowers the glucose oxidation in the liver, तो ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। It turns out that regulation of PDC system it is carefully controlled by two mechanisms, namely end product inhibition and कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, दो सिस्टम आ रहे हैं आपके, एक तो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है और दूसरा है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, तो दो सिस्टम काम कर रहे हैं आपके, ओके, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें जो पायरुवेट है वो एंड प्रोडक्ट इधर के पायरुवेट प्लस इसमें को ए भी आ रहा है, इसमें को एश आ रहा है, ठीक है, प्लस NAD, ठीक है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस सिस्टम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू एसिटाइल कोए प्लस NADH प्लस H प्लस, ओके, एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड में देखा है, ओके, आगे चलते, ओके। अभी इसमें क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया, जो आपका एसिटाइल कोए एंड NADH है, ठीक है, एसिटाइल कोए एंड NADH फंक्शंस एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रिएक्शन, ओके, तो उसमें ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का काम करता है, ओके, एसिटाइल कोए एंड NADH, मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, अभी ये वापस देखो, ओके, एसिटाइल कोए एंड NADH, ये मैं इसको ब्लू से करता हूँ, ठीक है, एंड NADH, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होता है तो ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट कर रहे हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेंगे, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो गया, एंड प्रोडक्ट हो गया ना, एंड प्रोडक्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में आ गया, तो ये क्या करेंगे, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके।
समझ रहे हो इतना कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। किसी को रिपीट चाहिए? रोहित, किसी को रिपीट चाहिए तो बोलो। समझा? तो इधर वापस मैं बता देता हूँ। जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एंड टीसीए साइकिल स्टार्ट होने वाला था, तो उसके दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है जिसमें पायरुवेट इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोई, ठीक है। तो पायरुवेट प्लस एनएडी प्लस ये क्या हो रहा है, एन एडीपी आ रहा है और एटीपी जनरेट हो रहा है, ठीक है, और एनएडीएच जनरेट हो रहा है। एक्चुअली एनएडीएच इज कन्वर्टेड इनटू, ओके, तो ये जाना था, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, एसिटाइल को ये जनरेट हो रहा है और एनएडीएच जनरेट हो रहा है, तो एनएडीएच इज देन कन्वर्टेड इनटू एटीपी, मतलब बेसिकली 2.5, ओके। इट इज इक्विवेलेंट टू 2.5, ओके। बायोएनर्जेटिक्स हम लोग ने देखा, ओके। सो ये क्या हो रहा है, इधर एसिटाइल कोए अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, एंड एनएडीएच भी हायर कॉन्सेंट्रेशन में हो गया, तो ये क्या करेगा, एंड इसको पीडीसी जो है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स को, उसको बंद कर देगा। तो हमेशा याद रखो जो पीडीसी है वो इट डिपेंड्स ऑन एसिटाइल कोए का कॉन्सेंट्रेशन, रेशियो ऑफ एसिटाइल कोए टू कोए, ठीक है, कोएश, कोएश भी बोल सकते हैं, ओके। एंड दूसरा है NaDH प्लस, NaDH प्लस H प्लस और NAD प्लस, ठीक है। इधर जो है बुक में राउंड दिया हुआ है NADP प्लस NAP प्लस दिया हुआ है, तो ये इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये NAD प्लस होना चाहिए था, ओके। ओके, सो ये दो रेशियोज है, इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोए बाय कोए कोए और NADH बाय NAD प्लस, ठीक है। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो हाई होता है तो ये क्या हो जाता है, रेशियो हाई होना मतलब क्या हो गया, इधर एसिटाइल कोए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और कोएश का कम है, इधर NADH का ज्यादा है, NADP प्लस का कम है, मतलब क्या हो रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स ओवर वर्क कर रहा है, ठीक है, जिससे वजह से एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अभी ये क्या करेगा, एसिटाइल कोएन NADH ये दोनों एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन दिखाएंगे, मतलब वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को बंद कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इतना आपको समझा? अगर आपको इतना समझा तो वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड टू कोवेलेंट मॉडिफिकेशन क्या होता है, समझा ये? पक्का समझा? ओके, नाउ नेक्स्ट है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हम लोग इधर देख रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स अ फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन साइकिल, ठीक है। अभी सेकंड कंट्रोल पीडीसी साइकिल में, पीडीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स, पीडीएच भी बोल सकते हैं, ओके। इसमें आपका आ रहा है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन साइकिल आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे तो इधर कन्वर्टर एंजाइम क्या है, काइनेस है और फॉस्फेटेस है, ठीक है, ये याद रखो, काइनेस है, फॉस्फेटेस है। काइनेस की वजह से क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, फॉस्फेटेस से क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो इधर क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव होएगा, ठीक है। ये इधर इधर व्हाइट बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इधर आ जाता है, ओके। तो इसमें देखो अभी पीडीसी, ठीक है, ये है एक्टिव फॉर्म में, ये आपको समझ रहा रहेगा अभी क्या बोल रहा हूँ। ओरिजिनल एंजाइम है, पीडीसी एक्टिव फॉर्म में है, ओके, एंड इसमें रिवर्सिबल है, ओके। इसमें काइनेस, ओके, काइनेस जो भी है इसमें
एटीपी ऐड हो रहा है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ओके, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, पीडीसी, ओके, थोड़ा सा और देखिए, ओके, पीडीसी में क्या हो रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ओके, और ये क्या हो गया फिर, ये लेस एक्टिव या इनएक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये मॉडिफाइड है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है, समझा, ओके, समझा अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ऊपर से जा रहा है, रोहित समझ रहे, ओके, सो ओरिजिनल एंजाइम और ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है, पीडीसी मतलब इधर पीडीएच भी बोल सकते हैं, पायरुवेटिक हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स, ओके, ओरिजिनली ये एक्टिव है, तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे सब्सक्रिप्ट में, इसमें क्या हो रहा है, काइनेज ऐड हो रहा है, क्यों काइनेज ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि पीडीसी बहुत आगे चल जा चुका है, एसिटाइल और एनएडीएच का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो एट हायर ये क्या हो रहा है, ओवरवर्क कर रहा है, तो इसमें 8 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, इधर काइनेज आएगा, अब क्या हुआ, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, मतलब ये क्या हो गया, इनएक्टिव में, तो एक्टिव था, ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में, अभी ये क्या है, ओरिजिनल एक्टिव था और मॉडिफाइड क्या हो गया, इनएक्टिव, मॉडिफाइड क्यों बोले, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, अभी ये रिवर्स में भी जाता है, इसको, इसमें फॉस्फेटेज एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है, फॉस्फेटेज, और इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, या इसको इससे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ओके, तो तो क्या हो गया, ये इंटर कन्वर्टेबल एंजाइम हो गया, पीडीसी, पायरुवेटिक हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स, इंटर कन्वर्टेबल, और आपका क्या हो गया, मॉडी कन्वर्टर एंजाइम क्या हो गया, काइनेज एंड फॉस्फेटेज, दो एंजाइम हो गए, कन्वर्टर एंजाइम काइनेज, कन्वर्टर एंजाइम फॉस्फेटेज, ओके, ठीक है, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है या डीफॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इधर, ये वाला, या डीफॉस्फोराइलेशन है इधर, क्या है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, ओके, या मॉडिफिकेशन एंड डीमॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, बट इधर हम लोगों ने क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन, ओके, ओके, phosphorylation is catalyzed by converter enzyme, a magnesium dependent protein kinase, okay, मैग्नीशियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, तो मैग्नीशियम के लेवल पे, ठीक है, प्रोटीन काइनेस इज एसोसिएटेड विद पायरुवेटिक हाइड्रोजनस प्रोटीन एज अ डोमेन, अभी क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये पूरी तरीके से पता नहीं है, डीफॉस्फोराइलेशन इज कैटलाइज्ड बाय सेकंड कन्वर्टर एंजाइम कैल्शियम डिपेंडेंट phosphatase that is loosely associated with PDC system, ओके, तो इसमें क्या बोला, जब मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन भी मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो मैग्नीशियम का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका हो सकता है कि काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा वर्क करे, और कैल्शियम ज़्यादा है तो फॉस्फेटेज एक्टिविटी ज़्यादा वर्क करेगा, ओके, तो बैलेंस्ड में चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा चाहिए एक कम चाहिए, ओके, होपफुली समझ रहे हैं आपको, नेक्स्ट है, जो डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है उसमें 3 सेरीन रेसिड्यू है, there are 3 serine residue 1 2 and 3, ठीक है, okay, site 1 is rapidly phosphorylated by ATP, ठीक है, as a result which is up to 75% of activity is lost, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बात किया था इसमें क्यूमुलेटिव फीडबैक इनहिबिशन, एक वैसे ही टाइप है, ठीक है, तो इसमें देयर आर 3 सेरीन रेसिड्यूज, ठीक है, तो एक एक सेरीन रेसिड्यू में एक एटीपी ऐड हुआ, तो क्या हो गया, 75% जो है एक्टिविटी लॉस हो गया, ठीक है, बट फिर भी 25% इज स्टिल एक्टिव,
ठीक है। और अगर वो दोनों साइट में सेरीन रेसिड्यू में ऐड होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो ये 25% एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी। समझा कि ऊपर से क्या? ठीक है। अभी वापस मैं बताता हूँ। तो सेरीन के 3 रेसिड्यू है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सेरीन भी रह सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे 3 साइट्स हैं जिधर सेरीन रेसिड्यू इज प्लेइंग मेजर रोल। जैसे इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है, काइनेस की वजह से, तो 75% इनिबिशन हो जाएगा। मतलब क्या है, ये दोनों मिलके 25% चला रहे हैं। ठीक है, फिर भी वर्क करेगा। इसमें और इसमें जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो ये जो 25% जो एक्टिविटी दिखा रहा था वो भी बंद हो जाएगा। समझाइए अभी? ठीक है, सेरीन रेसिड्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों भी सेरीन रेसिड्यू एक पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है, एक्टिव साइट में हो सकता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असरदार है। समझ रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है? बता दूं मुझे? ठीक है, तो 3 सेरीन रेसिड्यू है। एक साइट 1 है जिसमें 75% एक्टिविटी मेजर रोल प्ले कर रहा है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो बंद हो गया। ठीक है, 75%। बाकी 25% जो वर्किंग कंडीशन में, और ऑब्वियसली एंजाइम स्लो वर्क करेगा बट वर्क करेगा। ठीक है, और इन दोनों में भी अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो 25 जो बची कुछ 25% एक्टिविटी थी वो भी इनएक्टिव हो जाएगी। ओके, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अभी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो काइनेज की एक्टिविटी है वो कौन कर रहा है? एसिटाइल कोएन एनएडीएच। ठीक है, काइनेज की एक्टिविटी को कौन एसेंचुएट कर रहा है? ठीक है, तो इधर आते हैं। अभी इधर ध्यान दो, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एसिटाइल कोएन एनएडीएच। तो ये काइनेज की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इसकी इसकी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ओके, काइनेस की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, मतलब ये क्या है? इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है काइनेस के लिए। ओके, तो ये इसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। अगर एसिटाइल कोए एंड एनएडीएच यूटिलाइज हो जाता है सेल में, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर रिड्यूस हो गया, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो गया, तो काइनेस की एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एंड देन फॉस्फेटेस, फॉस्फेटेस के लिए इधर आ जाते हैं। तो I think NAD plus is responsible for phosphatase, increasing phosphatase activity. ओके, एक काम करते इधर आ जाते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों ने देखा काइनेस किससे स्टिमुलेट होता है? एसिटाइल कोएन एनएडीएच के कॉन्सेंट्रेशन में। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोए जनरेट होगा, एनएडीएच का होगा, तो जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बंद करने के लिए एलोस्टेरिकली भी बंद हो रहा है, एंड कोवेलेंट मॉडिफिकेशन भी एसिटाइल कोएन एनएडीएच से हो रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है और ये इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और काइनेस, हाँ, एक मिनट। तो काइनेस की एक्टिविटी स्टिमुलेटेड बाय, काइनेस एक्टिव किससे होगा? एसिटाइल कोए का कॉन्सेंट्रेशन है, एनएडीएच का कॉन्सेंट्रेशन। और काइनेस की एक्टिविटी बंद किससे होगी? अगर हाई जो आपका सबस्ट्रेट ज़्यादा है, जैसे पायरुवेट ज़्यादा है और एडीपी का जो है, ये क्या कर देंगे? काइनेस की एक्टिविटी बंद कर देंगे। ओके, एक मिनट। हाँ, मैं आप अगर नहीं समझे होगे तो फिर मैं वापस इधर से समझा देता हूँ व्हाइट बोर्ड से। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने क्या बोला था? पायरुवेट हो गया, ठीक है, प्लस को ए हो गया, वो ऐसा जाता है, प्लस एनएडी हो गया। ठीक है, ओके, एनएडी प्लस, ओके, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को ए, एनएडीएच और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एनएडीएच प्लस एच प्लस होना चाहिए, बट मैं पूरा नहीं कर रहा। तो इधर आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और हम लोगों ने क्या बात किया था? एसिटाइल कोए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है,
NADH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगा, और अगर पायरुवेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, एंड NAD प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है या ADP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, ADP, ठीक है, इसके बारे में बात करें, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो पायरुवेट अगर एन ADP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, एंड एसिटाइल कोए एंड NADH का फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन इज लो, ठीक है, तो जो प्रेशर किधर है, इधर है, इधर साइड जाने में, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं हो रहा, ठीक है, पायरुवेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ADP भी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब क्या है, ATP कम है, ठीक है, ATP कम है तो तुम्हारा काइनेस एक्टिविटी भी रुकने की चांसेस ज़्यादा है, ओके, तो ये क्या करेंगे, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करने के काम आएगा। कैसे एक्टिवेट करने के काम आएगा, तो अभी अगर हम लोग देखते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, हम लोगों ने देखा कि अगर उसमें काइनेज फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये बंद हो जाएगा, है ना, और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता तो ये वापस एक्टिवेट हो जाता, ओके, ये देखा था, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, काइनेज, अब काइनेज इज बेसिकली कौन, एसिटाइल को ए एंड NADH का कॉन्सेंट्रेशन काइनेस को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब ये एक्टिवेट काइनेस को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, ओके, ये पॉजिटिव इफेक्ट है काइनेस के लिए, ओके ना, पायरुवेट का हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड NADH ADP का हाई कॉन्सेंट्रेशन इज नेगेटिवली इफेक्टिंग काइनेस की एक्टिविटी, ठीक है, अगर पायरुवेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ADP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो काइनेस बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है, यस स्टूडेंट्स, पक्का, ठीक है, तो इधर हम लोगों ने इधर फॉस्फेटेज देख रहे हैं, ठीक है, तो काइनेस की एक्टिविटीज पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय, ठीक है, मतलब पॉजिटिवली कौन इफेक्ट कर रहे हैं, आपका एसिटाइल को ए हो गया, NADH हो गया, ठीक है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को बंद कर देंगे, ठीक है, कैसे, काइनेस की एक्टिविटी, ठीक है, तो काइनेस की एक्टिविटी कैसे बंद हो जाती है, पायरुवेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और ADP का ज़्यादा है, ये क्या करेगा, अरे यार लिखना भाई, ADP का ज़्यादा तो क्या होगा, ये काइनेस की एक्टिविटी बंद करने के काम आएंगे, ठीक है, ओके, सो काइनेस की एक्टिविटी कभी बंद होगी, जब पायरुवेट एंड ADP का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर पायरुवेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब ज़्यादा है NADP, तो काइनेस एक्टिविटी बंद हो जाएगी, मतलब क्या होगा, आपका ये बंद हो जाएगा इधर, ठीक है, और जो ओरिजिनल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव फॉर्म में, ठीक, तो फटाफट फटाफट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस पायरुवेट को एसिटाइल को में कन्वर्ट करना चालू करेगा, ठीक है, ओके, फिर वैसे ही आपका फॉस्फेटेज एंजाइम है, ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम आपका ओके, फॉस्फेटेज एंजाइम, इधर फॉस्फेटेज एंजाइम है, मतलब एक मिनट इधर आ जाता है, ओके, तो फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर रहा है, आपका इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को कन्वर्ट कर रहा है इनटू PDC, ठीक है, एक्टिव फॉर्म, तो इधर जो पॉजिटिव इफेक्टर्स था काइनेस के लिए, वो फॉस्फेटेज के लिए विल एक्ट एज अ नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्टर का काम करेंगे, ओके, फॉस्फेटेज क्योंकि वो क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहा है, ओके, and ADP and pyruvate will act as a positive effector for phosphatase, सिंपल, दोनों का काम उल्टा है, एक को स्टिमुलेट करना है, एक को बंद करना है, ठीक है, ऑल्सो कैल्शियम और मैग्नीशियम का हम लोगों ने बोला था, ठीक है, तो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा अकॉर्डिंगली, तो मैग्नीशियम काइनेस की एक्टिविटी को मदद करेगा एंड कैल्शियम फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को मदद करेगा,
ओके, तो इसमें बहुत सारे ईच एंड एवरी, खाली हम लोग ने एक एंजाइम के बारे में देख रहे हैं, एंड ऑब्वियसली सेल्स में देर आर मल्टीपल एंजाइम्स, ठीक है। 80,000 से एक सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80,000 प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। और ये एक, खाली एक ही प्रोटीन मतलब एंजाइम के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ओके। जो कितना ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी है, नेचर ने या किसने बना के रखा है हम लोग। सो होपफुली आपको समझ रहे हैं। तो एक काइनेस के लिए पॉजिटिव इफेक्टर एसिटाइल एंड एनएडी एच है, और इट इज ऑल्सो सेम, इट इज नेगेटिव इफेक्टर फॉर फॉस्फेटेज। वैसे काइनेस के लिए नेगेटिव, जो फॉस्फेटेज काइनेस के लिए नेगेटिव इफेक्टर क्या है, पायरुवेट एंड एडीपी, जो कि फॉस्फेटेलिस के लिए पॉजिटिव इफेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। सो दोनों का अलग रोल, सेपरेट रोल है। होपफुली समझ रहा है कि ऊपर से आ रहा है, बता दो मुझे, ठीक है। तो इवेंचुअली इट इज डिपेंडेंट ऑन इसका रेशियो NADH बाई NAD प्लस एंड एसिटाइल फॉस्फेट एंड पायरुवेट का रेशियो, ठीक है। खाली एक जन है, बाकी जन रिपीट्स बोल रहे हैं क्या, पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल इधर दे रखा है, अगर पायरुवेट ऑक्सीडेशन काइनेस की एक्टिविटी से पायरुवेट एसिटाइल को में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल काइनेस की एक्टिविटी है, एसिटाइल को का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बंद कर देगा। अभी पायरुवेट जो बचा कुछ है वो किधर किधर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा, तो फिर वो दूसरे पाथवेज में, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे वापस ग्लूकोज बने और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। या पायरुवेट कैन बी रीराउटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पायरुवेट से भी अमाइनो एसिड्स जनरेट होगा, ठीक है, ओके। और अगर एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन लो है एंड एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, मतलब पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो काइनेस की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो इधर कन्वर्टर एंजाइम क्या है, काइनेस है ऑन फॉस्फेटेज, ठीक है। और इफेक्टर्स कौन से हैं इसके, एटीपी, एडीपी, एसिटाइल को एक ओए एंड एनएडीएच प्लस एच प्लस, ठीक है। अभी इसमें क्या बोले, इन स्टार्विंग एनिमल और एन एनिमल ऑन हाई डाइट, हाई फैट डाइट, मतलब जैसे अभी आजकल फैशन चल रहा है कीटो डाइट का, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहेगा एंड प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा, ओके। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका फैट कंटेंट ज़्यादा है, जिससे जैसे स्टार्विंग एनिमल हो गया या फैट कंटेंट जो ज़्यादा हाई डाइट वाला खा रहा है, लो लेवल्स ऑफ पायरुवेट विल बी प्रेजेंट, तो इसमें पायरुवेट जो है वो काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, ठीक है। एंड एसिटाइल को एन एटीपी एन एनएडीएच है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, ठीक है। इससे वो क्या होगा कि आपका जो, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आपका जो बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बीटा ऑक्सीडेशन आपने सुना सबने, व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि आपका जो है फैटी एसिड्स है, ठीक है, या लिपिड्स है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब आप उपवास करते हो, ठीक है, बेसिकली यू आर फास्टिंग, ओके। तो फास्टिंग है किसके लिए, कि आप तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, राइट। तो जो फैटी एसिड्स रहते हैं आपके बॉडी में, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वो एसिटाइल को, ठीक है। तो आजकल अभी फास्टिंग का भी फैशन निकला है कि आप 8 आवर्स फास्ट करो, 16 आवर्स फास्ट करो, 18 आवर्स तक फास्ट करते लोग। तो जो फैट्स रहते हैं वो इट इट इज़ बीइंग मेल्टेड डाउन या ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू एसिटाइल को। अभी एसिटाइल को का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो आपको पता है ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बंद कर देगा, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बंद कर देगा, ठीक है, ओके।
तो इधर पायरुवेट आपका लैक्टेट से भी फॉर्म हो सकता है एंड एलेनाइन से भी, मतलब जो अमाइनो एसिड्स है उससे भी फॉर्म हो सकता है। ये आपको ग्लूकोजिनियस न्यूजेनेसिस में कन्वर्ट करने के काम आएगा। अभी इसमें आई थिंक कट हो गया वो लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका इधर से जो आपको एसिटाइल कोए बन रहा है, या इधर जो पायरुवेट, एक्सेस पायरुवेट है, वो आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब वापस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी एज यूज्ड एज स्टोरेज। ओके, सो नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें परफेक्टली दिया हुआ है कि जो काइनेज है उस कौन अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। एसिटाइल को ये मैग्नीशियम हो गया, NAD H हो गया, ये NADA का रखा है, ये रॉन्ग है, NADH, ओके। NAD प्लस एंड ADP एंड कोए या पायरुवेट हो गया, ये नेगेटिव इफेक्ट का काम कर रहा है। वैसे आप अगर इधर देखोगे फॉस्फेटेज में मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आई थिंक कैल्शियम मैग्नीशियम नेगेटिव आना चाहिए, तो मैग्नीशियम नेगेटिव आना चाहिए इधर, ये गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। एंड कैल्शियम पॉजिटिव है, NADH एंड NAD प्लस, ये NAD प्लस पॉजिटिव इफेक्टर का काम कर रहा है, NADH नेगेटिव इफेक्टर, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और मॉडिफाइड वर्जन में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो होपफुली आपको समझा रहेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ऊपर से गया है तो बता दूंगा, किसी को रिपीट चाहिए? ठीक है, अभी मैं अभी ये टॉपिक अभी के लिए बंद कर रहा हूँ।